दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, सही होंगे और पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। मेरे सभी सब्सक्राइबर को मैं अपना थैंक्स कहती हूँ कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और जो नए स्टूडेंट आते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं अब इम्पोर्टेंट कुछ भी क्वेश्चन वगैरह दूँ तो वो आपके पास बहुत सबसे पहले पहुँचे, ताकि आपके कोई भी एक नंबर भी कटने से बच जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि आपके अच्छे नंबर ना आए। मैं दुआ करती हूँ, और साथ में मैं जो पढ़ाती हूँ तो ध्यान से सुना करें। और मेरी दुआ आप सबके साथ है, ताकि कि आप सबके अच्छे नंबर आए, जो भी मेरे वीडियोस को देखता है। तो चलिए, टाइम ज़ाया ना करते हुए पहले बताते हैं कि ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 है। मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था और नेपाल की कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ भी ली थी। तो आज हम पार्ट 2 में चैप्टर बंगाल में लोकतंत्र कैसे लागू हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। एक बार अगर आप सही से सुन लेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो जाएगा, और फिर मेरे हिसाब से लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं है कि आप भूल जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है और आपको याद भी रहने वाला है। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो सन ईयर बताते हैं आपको, वो ईयर याद रखा कीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ईयर अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं ईयर के साथ कोई क्वेश्चन डिफाइन करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस होते हैं। मैं हमेशा आपको कोई ना कोई ट्रिक बताती रहती हूँ कि अच्छे नंबर कैसे आएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। लोकतंत्र बांग्लादेश में लोकतंत्र। ठीक है, अभी बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे आया, ये क्या है, हमारा पड़ोसी देश है। तो ये पहले क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे इसे। लेकिन फिर बाद में ये टूट गया। कैसे टूटा, हम इस चैप्टर में जानेंगे। आइए, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। अब देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके 1971 तक जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का एक अंग था। ठीक है, मैंने कहा ना उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, इसलिए। आगे देखते हैं। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभिन्न हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। ठीक है, इस क्षेत्र में लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपरी उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। अब देखिए, वो क्या चाहते थे, जो पाकिस्तान वाले चाहते थे, वो सोचते थे कि उसे उर्दू पढ़ाया जाए। तो जो बंगाल के देश थे वो उर्दू पढ़ने के खिलाफ थे, उर्दू भाषा के खिलाफ थे। तो इसमें उन्होंने इसका विरोध किया। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने नियोजित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान ने प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका जो जन संघर्ष हुआ
तो वो किसके नेतृत्व में हुआ था, उसका नेता कौन था, मुजिबुर रहमान। ठीक है, ये याद रखना। उन्हें पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वसत्ता की मांग की। ठीक है, उन्होंने स्वसत्ता की मांग कर दी। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आगामी लीग और 1970 के चुनाव के पूर्व पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। आवासी लीग को अनुपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल किया गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और इस सरकार ने इस सभा को आहूत कराने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। जनरल याहिया खान ने सैन्य शासन में पाकिस्तान सेना के बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। किसने की? जनरल याहिया खान ने। ठीक है, ये याद रखना। ये छोटी छोटी बातें भी जो किसी का नाम हुआ, जो सन हुआ, ये सब पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारों लोग पाकिस्तान सेना से मारे गए। वह इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन करने लगे, जिसे अब भी रोहिंग्या मुसलमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना। भारत के सामने इस शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय का मतलब समझते हैं? वित्तीय का मतलब पैसे और सैन्य सहायता दी। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। देखिए, 1971 में ही बंगाल आज़ाद हुआ था और 1970 में ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, आगे देखिए। युद्ध की समाप्ति के पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का समर्थन तथा एक संरक्षण राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। ठीक है, देखिए, अब उसने ये बताया कि जो पाकिस्तान और भारत में का युद्ध हुआ तो उसका समाप्त कब हुआ? आत्मसमर्पण पाकिस्तान ने कब किया? जब उसका अंत तब हुआ जब बांग्लादेश बन गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि 1945 से लेकर 1971 तक क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें इतना तो समझ में आ गया ना आपको? नहीं समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट कर लेना। ठीक है, मैं आपको अलग से बता दूंगी, समझा दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया हो। ना हो तो वीडियो एक बार दोबारा देख लें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया। वजह 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अर्धशासनात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग, देखिए शेख मुजीबुर रहमान की कौन सी पार्टी थी? अवामी लीग। ठीक है, को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा
पैदा हुई 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दिया और इस नाटकीय तथा छाछद घटनाक्रम में शेख मुजीबुर सेना के हाथों मारे गए। देखिए अब क्या हुआ कि जो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो सेना के हाथों वो मारे गए। ठीक है, इस संघर्ष में उनकी जान चली गई। इतना समझ में आया। आगे नए सेना शासन जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। देखिए पार्टियों के नाम भी बहुत आते हैं कि हाँ ये पार्टी किसकी थी, ये पार्टी किसकी थी, तो याद रखना जो शेख मुजीबुर रहमान थे उसका डेमोक्रेटिक पार्टी था और इनका था नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक है, 1979 में चुनाव में विजय रहे। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सेना शासन ने बागडोर संभाली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थक में उठ खड़ी हुई। लोकतंत्र के छात्र आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियां की छूट दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित रहे। देखिए वो 5 सालों के लिए राष्ट्रपति भी बन गए। ठीक है, जनता ने व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद 1990 में छोड़ना पड़ा। अब देखिए उन्होंने 1990 में उस पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि जनता उनके खिलाफ थी। 1991 में फिर चुनाव हुआ। ठीक है, इसके बाद से बांग्लादेश बहुदलीय चुनाव प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। इतना समझ में आ गया। अब मेरा भी एक और क्वेश्चन है। हर बच्चे जानते होंगे हमारा जो देश है वो कौन सी प्रणाली अपनाता है, एक दलीय, बहुदलीय या द्विदलीय। अब मुझे कमेंट में लिख के दे दीजिए आप। ये आज का मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब हम पढ़ेंगे नेपाल में राष्ट्रतंत्र और लोकतंत्र। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। नेपाल अतीत में एक ही हिंदू राज्य था। फिर भी आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टी और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे। लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर दिया। नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। ठीक है, अब देखिए वो जो राजा था वो तो अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था। कौन चाहेगा भाई कि मेरे साथ बुरा हो, तो उसने भाई जोर जबरदस्ती से ही अपना मतलब कि जो है कायम रखा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मजदूर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतंत्र संविधान की मांग कर ली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं।
में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा। 1990 में के दशक में नेपाल का माओवादी नेपाल के अनेक हिस्से में अपना प्रभाव जमाने में कायम हुए। ठीक है, माओवादी क्या थे? माओवादी आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो डालूंगी आपके लिए। माओवादी और इन सब में माओवादी पे भी पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभियान के खिलाफ सशस्त्र विरोध करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओ गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना लोकतंत्र समर्थक और माओवादी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुए। 2002 में राजा संसद को भंग कर दिया गया। देखिए 2002 में क्या कर दिया गया, जो राजा का संसद है उसको क्या कर दिया, भंग कर दिया गया और सरकार को गिरा दिया गया। समझ में आ गया? इस तरह से नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे भी राजा ने खत्म कर दिया। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब क्या होगा? अब वो तो जो सरकार बनी थी वो तो भंग हो गई 2002 में, और अब राजा की चाल तो कामयाब हो गई। अब क्या करना है आगे, अब जनता क्या करेगी ये देखते हैं। अप्रैल 2006 में यहाँ देशवासियों लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? प्रदर्शन हुआ। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र के बाध्य होकर संसद बहाल किया। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन सेव पार्टी, लाएस, माओ तथा सामाजिक कार्यकर्ता ने किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कितने क्या था, इन सब ने क्या किया था, उनका विरोध क्या था। नेपाल के लोकतंत्र का आमद अभी मुकम्मल नहीं हुई है। फिलहाल नेपाल में अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ संविधान सभा के गठन की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अभी उठाए जा रहे हैं, उठे नहीं हैं। यह संविधान सभा नेपाल का संविधान लिखेगी। नेपाल में कुछ लोग अब भी मानते हैं कि अलंकारी अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी है, ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़े रहे। और माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली है। माओवादी चाहते हैं कि संविधान मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया। इतना समझ में आ गया? अब वो नेपाल के लोग तो चाहते हैं कि संविधान, लेकिन वो चाहते हैं कि जो उनका इतिहास है वो बना रहे, क्योंकि और राजा का शासन कहीं ना कहीं होना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि हमारा जो अतीत चला गया वो रह जाए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि नहीं, उससे हमारा अतीत जुड़ा है, हम उसको अपने साथ ले जाएंगे। यही बात होती है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दलों के गठबंधन में शामिल
रहकर दल को यह बात स्वीकार हो गई हो, ऐसा नहीं लगता। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। हमने नेपाल पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में संघर्ष हुआ था, कैसा संघर्ष हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट पार्ट का ज़रूर आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड वीडियो दे दूँगी। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय।